तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक 07 में। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे IMED चैप्टर के बारे में। और आपका आज जो वीडियो लेक्चर है पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है IMED के पढ़ेंगे। देखिए, IMED की आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये पार्ट फर्स्ट है। इसके पहले हमारी आपकी PLC की आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज की 2 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो लेक्चर वो PLC के नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर जो कि है उन वीडियो की लिंक दी गई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो कि आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपके IMED के आपके जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लेसन में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को जो कि हम पढ़ेंगे। और साथ ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोगों को पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से नोट्स अगर लेना है तो आप हमारी जो कि व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8738816305। ठीक है, इस पर जो आपकी सभी नोट जो कि आपके हैं पेड हैं। ठीक, आपके क्वेश्चन बैंक, सॉल्व पेपर और आपकी बुक्स सभी ये फ्री हैं, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक, वहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं और आपको वहाँ पर क्वेश्चन बैंक हमने आपको दे दिए हैं, सॉल्व पेपर दे दिए हैं और बुक्स भी जो कि हमने आपको एकदम फ्री में दे दी हैं। लेकिन आपके जितने भी नोट्स हैं वो सभी आपके पेड हैं। तो देखिए, नोट्स आपके पेड हैं लेकिन आपके क्वेश्चन बैंक्स हो गए, सॉल्व पेपर हो गए, बुक्स हो गए, ये सभी जो कि आपको एकदम फ्री में दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आपके उद्यमिता के बारे में, बाजार सर्वेक्षण और आपका आवश्यक पहचान। ठीक, तीसरा करेंगे हम प्रोजेक्ट आपके रिपोर्ट के बारे में। देखिए, आपके टोटल इसमें लेसन है 9 टोटल लेसन है IMED में। हम 3 चैप्टर में आपकी जो कि 3 पार्ट में आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज बनेगी IMED की। ठीक, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 में हम बात करेंगे 1, 2, 3 लेसन के बारे में। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे 4, 5, 6 लेसन और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे 7, 8, 9 लेसन। ठीक है, तो ये 9 लेसन जो कि हम 3 पार्ट आपके 3 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे आपके 3 वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर से देखें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलती रहे। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जानने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका सब्जेक्ट है IMED। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बहुत से लोगों को जो कि इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक, सभी की नहीं कह रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो IMED का सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म जाने, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब इसका मतलब समझें। देखिए, इसको हिंदी में हम कहते हैं औद्योगिक प्रबंध एवं उद्यमिता विकास। औद्योगिक प्रबंध एवं उद्यमिता विकास। उद्यमिता का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? मतलब कि कोई बिजनेस करना। ठीक, उद्यम मतलब क्या होता है? कोई इंडस्ट्री डालने या कोई भी बड़ा जो कि है व्यापार डाल देना। ठीक, तो उसी को हम कहते हैं उद्यमिता। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है, आपको इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद ज़रूरी तो नहीं है सभी लोगों की जो कि सरकारी नौकरी लग जाए। ठीक है, कुछ लोगों की सरकारी नौकरी लग जाएगी और जिन लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लगेंगी कुछ लोगों की, तो उन लोगों को बिजनेस कैसे करना है। ठीक, आप एक उद्योग को कैसे चलाएंगे, उसको मैनेज कैसे करेंगे, उस उद्योग में आपको जो कि है सरकार की तरफ से कौन कौन से लाभ प्रदान किए जाएंगे, उस उद्योग के कौन कौन से कानून आपको लगेंगे, उसको मैनेज आप कैसे करेंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको बाजार में आप कैसे बेचेंगे, आप अपने जो कि है उद्योग में, आप अपनी कंपनी में मजदूरों को कैसे जो कि एंटर करेंगे, उनको कैसे मैनेज करेंगे। ये सभी जानकारी, बिजनेस से संबंधित सभी जानकारियाँ जो कि आपको IMED सब्जेक्ट में दी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है ताकि जो कि है रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए जो कि है आपके डिपार्टमेंट में जो कि इस सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। अब आपके जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला आपका इसमें क्वेश्चन आएगा, उद्यमिता क्या है और इसका वर्गीकरण करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपसे 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, कि उद्यमिता क्या है और इसका वर्गीकरण कीजिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि उद्यमी के गुण एवं कार्य बताइए। उद्यमी की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं। चौथा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? सोल पार्टनरशिप या आपका पार्टनरशिप। ठीक, अब मतलब कि एकल स्वामित्व या आपके साझेदार क्या होता है, इसके अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपसे जरूर पूछा जाएगा, या तो इन दोनों के बीच अंतर पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा सोल पार्टनरशिप, या आपसे पूछ लिया जाएगा पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, अगला 5वें नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है कि उद्योगों
को आपके वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। मतलब कि आपको जब उद्योग डालते हैं तो उसको सरकार की तरफ से कौन कौन सी संस्थाएं सहायता करती हैं उस उद्योग में, उसके बारे में हमको लिखना है। आपका छठवां आता है SIDBI और आपका NABARD, IDBI, TBI और MSME क्या होता है। इन सभी के इन आपके 5 जो कि है 1 2 3 4 5, इन पाँचों में से कोई एक या दो आपसे ज़रूर से पूछा जाएगा, ठीक है। सातवां हमारा क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट सर्वे क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या है और मार्केट सर्वे कितने प्रकार के होते हैं। आठवां क्वेश्चन आता है कि व्यावसायिक आपका पर्यावरण बिजनेस आपका इन्वॉल्वमेंट और कितनी क्या होता है और इसके प्रकार बताइए। राष्ट्रीय तथा राज्य उद्योग नीति, या आपसे इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है घुमाकर कि स्वतंत्र भारत में कितने औद्योगिक नीति की घोषणा जो कि है हो चुकी है, ठीक है। 10वां आ सकता है आपसे क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा सरकार की औद्योगिक नीति। इसके बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसे कहते हैं तथा उपयोगिता इसकी और इसकी विशेषताएं क्या होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। 12वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा आज का कि सम विच्छेदन विश्लेषण क्या होता है। आपका विच्छेदन विश्लेषण क्या होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में टोटल 12 क्वेश्चन के बारे में जो कि बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में आपसे बार बार ये कह रहे हैं, और जिन लोगों को जो कि है केवल पास होना है तो ये वीडियो लेक्चर देख के बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को एक अच्छे नंबर गेन करना है, तो एक अच्छे नंबर गेन करने के लिए आप सभी लोगों को पता है कि नोट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं बनाया है तो परचेज जरूर से करें नोट्स, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपको सभी टॉपिक को एकदम डिटेल से पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर सभी टॉपिक को एक एक करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम केवल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, उद्यमिता क्या है और इसका वर्गीकरण करें। तो चलिए इसके बारे में जो कि हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जब आपसे पूछे कि उद्यमिता क्या है और इसका वर्गीकरण कीजिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे उद्यमिता के बारे में, ठीक। आपका उद्यमिता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। उद्यमिता का सीधा मतलब है कि जहां हम किसी और के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि खुद के आइडियाज़ पर काम करते हैं और उसको टॉप लेवल पर लेकर जाते हैं। मतलब कि उद्यमिता की आप दूसरी परिभाषा भी जो कि लिख सकते हैं कि उद्यमिता का सीधा सा मतलब होता है कि हम किसी और के लिए काम ना कर खुद के लिए जो कि काम करें और खुद के जो कि आइडियाज़ को आगे ले जाने का काम करें और उसको टॉप लेवल पर ले जाएं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि उद्यमिता का मतलब होता है बिजनेस, और आपका एंटरप्रेन्योर मतलब कि उद्यमी का मतलब होता है बिजनेसमैन। इसको देखिए ध्यान से पढ़ें, कहीं नोट कर लें आप इस चीज़ को। एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का मतलब होता है क्या, बिजनेस, मतलब कि कोई उद्योग करना, कोई बिजनेस, कोई आपकी इंडस्ट्री खोल लेना, ठीक, ये आपका बिजनेस हो गया। लेकिन एंटरप्रेन्योर आपका मतलब होता है उद्यमी, जिसका मतलब होता है बिजनेसमैन, ठीक। उद्यमी का मतलब होता है बिजनेस करने वाला और उद्यमिता का मतलब होता है कोई बिजनेस, ठीक है। अब नोट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उद्यमिता या उद्यमशीलता केवल उस वस्तु का उत्पादन करने अथवा उत्पाद तैयार करने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि उसके अंतर्गत वस्तु का विक्रय व्यापार, बाजार का रुख, ठीक, आपके ट्रेंड एवं सेवा आदि को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। देखिए उद्यमिता का मतलब क्या है, उद्यमिता का केवल किसी भी वस्तु को बनाना ही नहीं है। उद्यमिता बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का मतलब जित रुकना है कि आपने कोई किसी चीज़ का, मान के चलिए हमने एक मोबाइल कवर बनाने का बिजनेस डाला, ठीक, मान लीजिए हमने एक मोबाइल कवर बनाने का जो कि बिजनेस डाला। अब केवल मोबाइल कवर को बनाना ही बिजनेस नहीं है, इस कवर को कितने कॉस्ट में आप बनाएंगे, ठीक, इसका मटेरियल आप कहाँ से लाएंगे, इसको बेचेंगे कैसे, इसको कितने पैसे में बेचेंगे, और बाजार क्या है, बाजार का रुख मतलब कि ट्रेंड, मतलब कि मान के चलिए सभी लोग यही कवर 50 रुपये का बेच रहे हैं और अगर आप यही कवर 100 रुपये का बेचेंगे तो क्या आपका कवर बिकेगा, नहीं बिकेगा। तो आपको बाज़ार में कितने रुपए का बेचना है आपका कवर, ठीक है, किस तरह से आपको उसको बनाएंगे, किस तरह से आपको ये कवर बनाना सस्ता पड़ेगा, ये सभी आपके बिजनेस के अंतर्गत ही आते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उद्यमिता का मतलब केवल वस्तु का उत्पादन करना ही नहीं है, बल्कि उस वस्तु को तैयार करने तक की सीमित नहीं है, बल्कि उस वस्तु को, उसके अंतर्गत वस्तु का विक्रय व्यापार, आपका बाजार का रुख एवं सेवाएं आदि को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत, बिजनेस के अंतर्गत। अब देखिए आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि उद्यमियों की जो कि है आपके, इसका वर्गीकरण क्या है। उद्यमियों को मुख्यतः निम्नांकन आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि पहला है आपका
तकनीकी स्तर के आधार पर, तकनीकी स्तर के आधार पर मतलब कि शिल्पकारी उद्यमी, ठीक। आपके उद्योगी प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रमाण पत्रधारी उद्यमी, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी उद्यमी, ठीक। आपका इंजीनियरिंग में डिग्रीधारी उच्च तकनीकी डिग्रीधारी उद्यमी, शिक्षा के आधार पर तकनीकी उद्यमी और गैर तकनीकी उद्यमी, ठीक। टेक्निकल और आपका नॉन टेक्निकल उद्यमी, बिजनेसमैन। उद्यमी के स्वरूप के आधार पर, उद्यमी के स्वरूप के आधार पर आपके देखिए पहला इसके अंतर्गत होता है व्यक्तित्व उद्योग उद्यमी, दूसरा होता है साझेदार उद्योग उद्यमी, तीसरा होता है सहकारी उद्योग उद्यमी और आपका चौथा होता है निजी सीमित उद्योग उद्यमी। इसके बाद देखिए आपका इसी में आगे आता है कि क्षेत्र के आधार पर उद्यमी, क्षेत्र के आधार पर देखिए ग्रामीण उद्यमी और आपका शहरी उद्यमी मतलब कि गांव का व्यापारी या गांव का आपका एंट्रीप्रेन्योर और शहर का एंट्रीप्रेन्योर, ठीक। आपका देखिए आरक्षित वर्ग के आधार पर मतलब कि आपका भूतपूर्व सैनिक उद्यमी, राजकीय पीड़ित राजनीतिक पीड़ित उद्यमी और आपका विकलांग उद्यमी, आपका अनुसूचित एवं पीड़ित जाति के उद्यमी। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है एंट्रीप्रेन्योर मतलब कि उद्यमी के जो कि है आपके वर्गीकरण हैं। तो देखिए ये तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है कि उद्यमी क्या है और उद्यमी का जो कि इसका वर्गीकरण क्या होता है, उद्यमी का वर्गीकरण क्या होता है इसके बारे में जो कि हमने अच्छे से जान लिया। देखिए उद्यमी क्या है आप सीधा सा मतलब समझें एक बार और जो कि हम इसको देख लेते। देखिए हमको जो कि वीडियो भले ही जो कि है बड़ी बन जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए प्रॉपर। देखिए उद्यमी का आप सीधा सा मतलब समझें बिजनेस, आपको यहाँ से ये केवल याद करने के लिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। उद्यमिता का सीधा सा मतलब आप समझे बिजनेस और उद्यमी का मतलब समझे बिजनेस करने वाला मतलब कि बिजनेसमैन। यहाँ से अगर आप इतनी चीज़ को याद कर लेते हैं तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक इसी के बारे में विचार आएंगे और ऑटोमेटिक आप लिखते हुए चले जाएंगे इसी के डिस्कस, ठीक है। इसी के रिलेटेड आप सारी चीज़ें जो कि लिखते चले जाएंगे। उद्यमी अगर आपके मन में आया कि उद्यमी बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन क्या करता है किसी भी जो कि फैक्ट्री को कैसे हमको जो कि है उसको तैयार करना है, ठीक। पैसे कहाँ से आएंगे, कितने पैसे हमको इसमें लगाना है, कितना मटेरियल इसमें लगेगा, इसको बाजार में कितने पैसे में बेचना है, ये सभी किसके अंतर्गत आपको बिजनेसमैन को ये सभी सोचना पड़ता है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस करना मतलब कि खुद के विचारों पर काम करना। आपने जैसे कुछ सोचा, आपने सोचा कि हम एक कवर बनाने की जो कि फैक्ट्री डालेंगे, ठीक। तो ये क्या है बिजनेस है, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर खुद के आइडियाज़ पर काम करना, खुद के लिए काम करना, वो आपका कहलाता है बिजनेस, ठीक। मतलब कि उद्यमिता या हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी चीज़ें जो कि समझ में आ चुकी होगी। ये हम आपको बार बार इसलिए समझा रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 100% पेपर में आपको लिखा ही मिलेगा, इसलिए हम आपको बार बार समझा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि उद्यमी के गुण एवं कार्य बताइए। उद्यमी के क्या क्या गुण होते हैं, मतलब कि एक बिजनेसमैन में क्या क्या उसकी क्वालिटीज होती हैं और क्या क्या उसके वर्क होते हैं, मतलब कि कार्य उसके क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए जब भी आपसे पूछे कि उद्यमी के गुण एवं कार्य, तो सबसे पहले आप लिखेंगे उद्यमी के गुण, इसके बाद आप डाल के लिखेंगे दूसरा पैराग्राफ के उद्यमी के कार्य, ठीक है। साथ में नहीं लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे एक अच्छे उद्यमी मतलब कि एंटरप्रेन्योर के गुण। आप स्पेलिंग अच्छे से याद करें, ENTREPRENEUR। देखिए हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुनने से जो कि हमको 70% याद हो जाता है। अगर आप सुनते ही हैं किसी भी चीज़ को ध्यान से तो 70% हमको याद हो जाता है। आपके उदाहरण ले लीजिए, जैसे मूवी वगैरह हैं, तो मूवी अगर हम एक बार देख लें तो उसकी स्टोरी हम बता देंगे कि इसके बाद ये होना, इसके बाद ये होना, इसके बाद ये होना। क्यों? क्योंकि आपने जो कि उसको ध्यान से देखा है और सुना है, ठीक है। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप जब भी वीडियो देखें तो हेडफोन लगा कर देखें ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट सुनाई दे, और आधे घंटे का टाइम निकाल कर बिल्कुल शांति से बैठकर वीडियो देखें। ऐसा नहीं कि आप कहीं घूम फिर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो इतना भी नहीं, ठीक है। आराम से बैठकर वीडियो देखें, और ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ें। भले ही 24 घंटे में से आप 4 घंटे पढ़ें, लेकिन 4 घंटे ऐसा पढ़ें कि वो 20 घंटे के बराबर हो, ठीक है। देखिए एक उद्यमी के गुण क्या क्या होते हैं। देखिए आपके जो क्रिस्टोफर एक वैज्ञानिक थे, क्रिस्टोफर के अनुसार एक अच्छे उद्यमी के निम्न गुण होना चाहिए। आपके क्रिस्टोफर जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार एक अच्छे उद्यमी में क्या क्या गुण होना चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। पहला आता है कि कठोर परिश्रम तथा सतत आपका प्रयत्नशील होना चाहिए। कठोर परिश्रम तथा आपका सतत प्रयत्नशील होना चाहिए, मतलब कि आपका कठोर परिश्रम करने वाला, मतलब कि ज़्यादा मेहनत करने वाला, और आपका सतत आपका प्रयत्नशील, मतलब कि बार बार प्रयास, जो प्रयास करने से ना हारे उसको हम कहते हैं सतत आपका प्रयत्नशील,
मतलब कि प्रयास करने वाला होना चाहिए। दूसरा है हीन भावनाओं से मुक्त होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर जलने कुड़ने की आपकी भावनाएं नहीं होनी चाहिए, मतलब कि किसी को देखकर जलना या कुड़ना, ये सभी भावनाएं उसमें हीन भावनाएं नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि अच्छे विचार वाला होना चाहिए, मतलब कि हमेशा जो दूसरों का भला चाहे, ठीक, अच्छा सोचता हो, ऐसा होना चाहिए। एक अच्छे उद्यमी, एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है उसके ये गुण बता रहे हैं, ठीक है। चौथा है कि जोखिम उठाने वाला होना चाहिए, ठीक, रिस्क उठाने वाला होना चाहिए। देखिए आपका जो ये कहावत आपने सुनी होगी कि नो रिस्क नो रिच, ठीक, जब तक आप किसी भी काम में किसी भी मुसीबत को नहीं उठाएंगे तो आप उसमें जो कि है कुछ अच्छा, एक कुछ बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक। नो रिस्क नो रिच, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जोखिम उठाने वाला होना चाहिए, ठीक है। एक आत्मविश्वास तथा इच्छा शक्ति से परिपूर्ण, मतलब कि आत्मविश्वास वाला, खुद उसे, जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है उसे खुद पर क्या होता है, खुद पर विश्वास होता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, ठीक। छठवां है कि समय के अनुसार स्वयं को ढालने वाला होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर गए तो अपनी स्टैंडरी झाड़ें, मतलब समय के अनुसार खुद को ढालने वाला होना चाहिए। देखिए जो आपकी एक नोकिया कंपनी है, जो आज आपकी नोकिया कंपनी है, ठीक, उसने समय के अनुसार खुद को नहीं ढाला, ठीक, समय के अनुसार उसने अपने जो कि फ़ोन्स को अपडेट नहीं किया, तो आज देखिए आप देख सकते हैं नोकिया की हालत क्या हो गई है। तो इसलिए कहते हैं कि समय के अनुसार जो कि है खुद को भी चेंज करना चाहिए। सातवां है कि सफलता के प्रति पूर्ण आपका आशावादी, मतलब कि उसको सफलता ही दिखना चाहिए, मतलब कि उसका फोकस जो होना चाहिए किस पर होना चाहिए, सफलता के प्रति पूर्ण आशावादी। कठिन परिश्रम करने वाला, मतलब कि ज़्यादा मेहनत करने वाला, ठीक। नौवां है चुनौतियों को स्वीकार करने वाला, चुनौतियों को स्वीकार करने वाला, मतलब कोई भी चुनौती, जैसे किसी भी आप बिजनेस को करने जा रहे हैं तो उसमें आपको मुसीबतें, उसमें चुनौतियां आएंगी ही आएंगी। देखिए जैसे कि मान के चलिए आप कवर का ही अगर उदाहरण ले, हमेशा जो कि हम कवर का ही उदाहरण समझ रहे हैं, ठीक है। चुनौतियों मतलब कैसी, आप ये कवर बना रहे हैं, ठीक, आपका जो सामने वाला कॉम्पिटिटर है उसने भी ये कवर बना रहा है, लेकिन आप उससे अगर कम दाम में बेच देते हैं तो आपका कवर ज़्यादा बिकेगा, मतलब कि क्या है, आपके सामने एक चुनौती आ गई कि सामने वाला भी वही कवर बना रहा है और आप भी वही कवर बना रहे हैं, तो ये चुनौती है ना, चुनौतियों को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। 10वां है चतुर आपका प्रसन्नचित एवं आकर्षित व्यक्तित्व वाला, मतलब कि चतुर होना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए और आपका आकर्षित व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। मतलब कि आकर्षित व्यक्तित्व का मतलब है आप हर किसी से अच्छा बोलें, ठीक, हर किसी से अपना व्यवहार अच्छा रखें। प्रसन्नचित मतलब आप हमेशा खुश रहें। आपने जितने भी बड़े बड़े जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग, तो उनको देखा होगा वो हमें उनके चेहरे पर एक हमेशा जो कि स्माइल रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि अच्छे बिजनेसमैन में ये क्वालिटी जो कि ये होनी ही चाहिए, मतलब कि प्रसन्नचित, वो हमेशा खुश रहना चाहिए। 11वां है कि समय की कदर करने वाला होना चाहिए। वैसा नहीं कि आपने किसी काम को करने की कह दी 10 बजे, उसको कर रहे हैं आप 1 बजे, ठीक, तो समय की कदर करने वाला होना चाहिए। 12वां है कि सदैव लाभ की इच्छा रखने वाला होना चाहिए। 13वां है आपका अपरिचितों को प्रभावित करने वाला, मतलब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये गुण आप में होना ही चाहिए, अपरिचितों को प्रभावित करने वाला। मतलब कि जैसे कोई आपसे मिलने आया, ठीक, वो आपको जानता नहीं है, अपरिचित है आपसे, तो आप उसको कैसे अपने और प्रवाहित करेंगे, इस गुण को भी आपके अंदर होना चाहिए। आपका 14वां है कुशल विक्रेता, मतलब कि एक अच्छे बिक्री करने वाला, एक अच्छा सेल्समैन आपको होना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप बेचने की कला रखते हैं तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। देखिए 15वें नंबर का आता है कि मित्रता निभाने वाला होना चाहिए, मतलब कि किसी भी से भी जो कि है बहुत ही जल्दी दोस्ती बढ़ा लेने वाला होना चाहिए, ठीक। 16 नंबर का आता है कि अपने कार्य को सदैव आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, कि अपने बिजनेस को, अपने कार्य को जो कि आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। 14 आपका 17 नंबर का है कि नवीन उद्योग स्थापित करने की क्षमता वाला, ठीक है। आपके जो अगले वैज्ञानिक आते हैं कि मैकलॉन के अनुसार अच्छे उद्यमी में निम्न गुण होना चाहिए। मैकलॉन के अनुसार अच्छे उद्यमी में जो कि निम्न गुण होना चाहिए। देखिए आपको बिल्कुल सत्य बात बताएं, आपको केवल वैज्ञानिक के नाम याद रखने हैं, ठीक। एक पेज में आप जो कि आप जब ये पेपर में आप जो कि क्वेश्चन करेंगे, आपको केवल दोनों वैज्ञानिक के नाम हो कि इस वैज्ञानिक के अनुसार और मैकलॉन वैज्ञानिक के अनुसार, आप दोनों लिख देंगे। अब आप कुछ भी गुण उसमें लिखते जाइए, अच्छी सोच वाला होना चाहिए, मित्रता बढ़ाने वाला होना चाहिए, ठीक, इसके गुण इसमें लिख दें, इसके गुण इसमें लिख दें, तो ऐसे बना कर भी आप लिख सकते हैं। देखिए गलत सलाह हम आपको नहीं देंगे, बिल्कुल सत्य सलाह आपको देंगे, ठीक, गलत सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब ऐसा नहीं है, गुण के ही अंतर्गत लिखना है, मित्रता निभाने वाला हो, ठीक है, जोखिम उठाने वाला हो। देखिए जैसे कि आगे जोखिम उठाने की क्षमता वाला होना चाहिए, तो यही हमने पहले में जो कि लिखा था, तो ऐसे आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं। ये सभी टेक्निक है लिखने की, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए मैकलेन के अनुसार अच्छे उद्यमी में निम्न गुण होना चाहिए। कौन कौन से? पहला, उद्देश्य या लक्ष्य की क्षमता होनी चाहिए, ठीक, लक्ष्य की जो कि है क्षमता होनी चाहिए। दूसरा है कि जोखिम उठाने वाला होना चाहिए। तीसरा है कि असाधारण उत्पादकता सामर्थ्य। चौथा है कि आत्मविश्वासी होना चाहिए। पांचवा है धनात्मक सोचने वाला, मतलब कि अच्छे विचार वाला होना चाहिए, हमेशा लाभ की सोचने वाला होना चाहिए। इसी में आप लिख सकते हैं आगे बढ़ाकर, ठीक, हमेशा जो कि है पॉजिटिव सोचने वाला होना चाहिए। तो जी हो गया धनात्मक सोचने वाला, ठीक है। छठवां आता है कि व्यक्तित्व आपका दायित्वों का आपका निर्वहन करने वाला होना चाहिए। भविष्य के प्रति आशावादी होना चाहिए, ठीक, समुदाय स्थापित करने वाला होना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए, मतलब कि दूर की सोचने वाला होना चाहिए। जैसे कि वो सोचे कि आज जो कि हम कवर बनाने का, जैसे हमने कोई बिजनेस डाला, ठीक, अब यही हम जो कि भविष्य में कवर की जगह मोबाइल बनाने का बिजनेस डालेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज हमने कवर बनाने का बिजनेस डाला, कल हम पेन बनाने का बिजनेस डालेंगे, ऐसा नहीं। दूर की सोचने वाला होना चाहिए, सफलता की ओर सोचने वाला होना चाहिए, मतलब कि अगर आज आप कवर बना रहे हैं तो अगले दिन जो कि है आप मोबाइल बनाने की सोचें। अब इसके बाद आते हैं हमारे उद्यमी के कार्य। आपके एंटरप्रेन्योर के क्या क्या कार्य होते हैं, इन सभी के बारे में जो कि हम जानते हैं। देखिए, वह अपने व्यवसाय या आपके स्वयं प्रबंधन की भी करे, ठीक, वह अपने व्यवसाय एवं स्वयं आपका प्रबंधन भी करे तथा निर्णय भी खुद ले, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आप देख सकते हैं वो खुद से देखें, ठीक, दूसरों पर नहीं टालें। आप अपने बिजनेस को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को आप कोशिश करें कि आप खुद से मैनेज करें। दूसरा आता है कि उद्यमी द्वारा बाजार का सर्वेक्षण करने तथा सही वस्तु का अध्ययन करने की उचित व्यवस्था का चुनाव करना, मतलब कि आप बाजार का सर्वे करें और उसमें सही और गलत वस्तु का चुनाव करें और साथ में एक उचित व्यवस्था का भी आप अपने जो कि उद्योग में चुनाव करें। तीसरा आता है कि अपने संयंत्र, मतलब कि प्लान या उद्योग के आकार का स्वयं चयन करना सही चाहिए, मतलब कि आपको आगे क्या प्लानिंग करनी है, अपने उद्योग में क्या क्या जो कि सुधार करना है, ये आपको खुद से चयन करना चाहिए। चौथा आता है कि अपने प्लान के लिए स्थान का चयन खुद करना चाहिए, मतलब कि आपका बिजनेस कहाँ पर किस स्थान पर ज़्यादा चल सकता है ये भी आपको खुद से ही चुनना चाहिए। पांचवा है कि बिक्री की व्यवस्था एवं आप बिक्री की व्यवस्था स्वयं देखनी चाहिए, मतलब कि आपका कितना माल बिक रहा है, ठीक, कितने माल जो कि कितने पैसों का माल आ रहा है, कितना माल कितने पैसे का बाहर जा रहा है, ये व्यवस्था मेन खासकर जो कि है खुद को ही देखना चाहिए, ठीक, ये दूसरे पर नहीं टालना चाहिए। छठवां आता है कि ग्राहकों की समस्या भी स्वयं सुननी चाहिए, ठीक, आपके जो मैनेजर वगैरह हैं वो क्या करते हैं, आपकी ग्राहकों की समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ग्राहकों की समस्या को जो कि आप खुद से सुनें, ठीक, क्या समस्या है ग्राहकों को आपकी। सातवां है कि सदैव नई खोजों की तलाश में रहना चाहिए। आठवां है कि अपने व्यवसाय के लिए कच्चे माल, मशीनरी तथा वित्तीय, मतलब कि फाइनेंस की व्यवस्था खुद देखनी चाहिए, मतलब कि फाइनेंस क्या है, धन से है, आपका कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक, कितने व्यवसाय में आपको कच्चा माल लग रहा है, कितनी मशीनरी आपकी लग रही है, कौन सी मशीन मतलब कितना पैसा खा रही है, तो यही सब व्यवस्थाएं आपको खुद से देखनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे उद्यमी या एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इतनी सब व्यवस्थाओं को और इतने सभी गुण आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप जो कि एक अच्छे उद्यमी या अच्छे एंटरप्रेन्योर या अच्छे बिजनेसमैन आप बन सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जब तक आप वीडियो को जल्दी शेयर करके आएँ। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि उद्यमी की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं, मतलब कि जब आप एक बिजनेस करने जाते हैं तो आपकी जो कि है मार्ग में काफ़ी सारी बाधाएं आती हैं। सबसे पहले तो आपका कंपटीशन, ठीक है। दूसरा आता है, सबसे पहले तो आपको पैसे की समस्या आएगी कि आप बिज़नेस कोई शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें पैसा कहाँ से लाएंगे, ठीक, इतना पैसा आप कहाँ से लाएंगे, उस पैसे को कैसे मैनेज करेंगे, उसके बाद आप मशीनें लाएंगे, ठीक। इन्हीं सब समस्याओं के बारे में, क्या क्या समस्याएं आपके मार्ग में आती हैं, ठीक, सफलता के मार्ग में, उन सभी के बारे में जो कि हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप मन लगा के समझते हैं तो इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक और इससे सरल टॉपिक कोई है ही नहीं। इससे सरल और इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि आपका कोई भी नहीं है, ठीक। अगर आप इसको समझना चाहें और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप एक खुद का बिजनेस भी जो कि खड़ा कर सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। देखिए, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या था हमारा कि उद्यमी की सफलता के मार्ग में आने वाली आपकी बाधाएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, इसमें हम जानते हैं कि एक उद्यमी, मतलब कि एंटरप्रेन्योर की सफलता के मार्ग में
निम्न बाधाएं आती हैं, आ सकती हैं। पहली होती है आपकी तकनीकी बाधाएं, आपकी टेक्निकल आपके बैरियर्स। दूसरी होती है वित्तीय बाधाएं, ठीक, वित्तीय बाधाएं। तीसरी होती है संगठनात्मक बाधाएं। चौथी होती है हानि बर्दाश्त ना करने की क्षमताएं, आपकी सामर्थ्य, ठीक, मतलब कि आप में हानि, आपका कोई लॉस हो गया, उसमें आपकी जो कि है उसको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, क्या होगा सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो उद्यमी की सफलता में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इन सभी के बारे में हम जो कि है जानते हैं। सबसे पहले आपकी आती है टेक्निकल बैरियर, मतलब कि तकनीकी बाधाएं। देखिए, लघु उद्योगों के स्वामियों एवं उद्यमियों के द्वारा उनके जो कि उद्योग के लिए बाजार में अनेक नई नई मशीनें आए या आपकी अन्य तकनीकी, मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन का प्रयोग आपका कर पाना संभव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वे अपने आपके निर्माण और प्रक्रियाओं के जो कि है सतत सुधार लाने में भी सफल नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार तकनीकी बाधाएं से उत्पादन की जो कि है गुणवत्ता एवं उत्पादकता प्रभावित होती है और आपके उद्यमी को बाजार में आशा के अनुसार सफलता नहीं मिल पाती है। टेक्निकल बैरियर, सबसे पहले अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आपकी पहली जो बाधाएं आती कौन सी है, टेक्निकल बैरियर, मतलब कि तकनीकी बाधा। अब इसको हम समझते हैं ये होता क्या है। तकनीकी बाधाएं से मतलब आपका सीधा सा है एडवांस टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, ठीक, तो आपने मान के चले आपने कोई भी बिज़नेस शुरू किया तो आप शुरू में जो कि एक छोटी सी मशीन लगाएंगे। आपने एक लगाई, जैसे कि मान के चले आपकी 2 फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, ये फैक्ट्री आपकी 1 है, ये फैक्ट्री 2 है, ठीक। इस फैक्ट्री के पास आपकी जो कि एक मशीन है जो एक बार में एक प्रोडक्ट निकालती है और इस फैक्ट्री के पास जो मशीन है वो आपकी एक बार में 10 प्रोडक्ट निकाल देती है। तो इसके पास क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है आपकी, ठीक है। आप यहाँ से समझ सकते हैं इसको। देखिए, अगर हमको पढ़ना ही है तो हम किताब, क्वेश्चन बैंक, बुक्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, इन सबसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन मोटिव हमारा क्या है समझना। देखिए यहाँ पर समझते हैं टेक्निकल बैरियर क्या है। मान के चलिए आपकी ये 2 फैक्ट्रियाँ हैं, 2 आपकी कंपनी हैं, ये है आपकी कंपनी 1 और ये आपकी कंपनी 2, ठीक है। इस कंपनी के पास आपकी मशीन है जो एक बार में केवल एक प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन इस कंपनी के पास जो आपकी मशीन है वो एक बार में 10 प्रोडक्ट बना देती है, ठीक। तो आगे कौन सी फैक्ट्री रहेगी आपकी, ये वाली फैक्ट्री आगे रहेगी, ठीक है। लेकिन आपने जो कि अभी नया नया बिजनेस शुरू किया है तो आप इतनी महंगी मशीन जो कि है परचेज नहीं कर सकते हैं। आपके पास मशीन है जो कि है वो है कितनी, 1000 रुपये की, और इस कंपनी के पास जो मशीन है वो है आपकी 10,000 रुपये की, ठीक है। तो ये कंपनी ज़्यादा काम करेगी और आप जो कि है कम काम कर पाएंगे। तो यही है तकनीकी बाधाएं, मतलब कि टेक्निकल बैरियर। तो सबसे बड़ा जो कि प्रॉब्लम यही आती है कि जो नया नया उद्यमी आता है बाज़ार में, ठीक, तो वो प्रोडक्ट को जो कि है इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं बना पाता है, इस वजह से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये आपका पहला आता है, ठीक, तकनीकी बाधा। यही सब जो कि है कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स परचेज कर लें, अभी भी काफ़ी टाइम आपके पास पढ़ने के लिए है। और 20 तारीख से पेपर आप समझें कि आपके लगभग फाइनल ही है आपके पेपर, ठीक है। दूसरा आता है वित्तीय बाधाएं, आपका फाइनेंशियल बैरियर। किसी भी उद्योग के लिए धनराशि का इंतजाम करना एक बड़ी समस्या है। अपनी वित्तीय सीमाओं के कारण उद्योग में बनाए जाने वाले उत्पादन की गुणवत्ता, मतलब कि क्वालिटी का मानक स्तर बनाए रखने के लिए या रखने में उद्यमी असफल हो जाता है। जो बड़े उद्योग इसे आसानी से हासिल कर लेते हैं, इसके परिणाम स्वरूप वे बाजार में पिछड़ जाते हैं और वे बाजार में उस सीमित आपकी वर्ग की जो कि है आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल बैरियर आपका होता क्या है। अब देखिए जो कि हमने आपको यहाँ पर अभी उदाहरण समझाया था, ठीक, किसी भी उद्योग के लिए धन का जो कि इंतजाम करना बड़ा ही समस्या होता है। देखिए जब भी अगर आपने कोई भी जो कि नया बिजनेस शुरू किया है तो आप इतनी जल्दी जो कि धन आप नहीं जुटा पाएंगे, ठीक, नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। तो वही समस्या आ गई है यहाँ पर। जो आपकी पुरानी कंपनी थी, जो आपकी बड़ी कंपनी थी, कंपनी 2, ठीक, इसके पास 10,000 रुपये की मशीन थी, लेकिन आप 1,000 रुपये की मशीन परचेज कर पाते हैं। तो यहीं पर जो कि है कहीं ना कहीं जो आपका नया बिजनेसमैन आता है, नया उद्यमी आता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। यही सब जो कि यहाँ पर लिखा है, देखिए वही हम चीज़ आपको एक मिनट में समझा देंगे और उसी चीज़ को पढ़ने में आपको लगेगा 5 मिनट।
तो इससे अच्छा है आप समझ लें, उसके बाद आप पढ़ें, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि वित्तीय सीमाओं के आधार पर जो कि है बनाए जाने वाले उत्पाद की जो कि है गुणवत्ता या मानक स्तर बनाए रखने में जो कि है असफल हो जाता है। आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप जो कि सस्ता माल लगाना शुरू कर देंगे तो आपकी प्रोडक्ट की जो कि है क्वालिटी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तीसरा आता है कि संगठनात्मक बाधाएं और आपका ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। किसी भी उद्योग की शुरुआत एक या दो व्यक्तियों द्वारा ही की जाती है। उद्योग के समस्त कार्य जैसे कि कच्चा माल का क्रय, उत्पाद प्रक्रिया का निर्धारण, उत्पादक की जो कि उत्पाद की गुणवत्ता, ठीक, उत्पाद के भंडार की व्यवस्था, बिक्री की व्यवस्था आदि कार्य उद्यमी के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। सारे काम की जिम्मेदारी उद्यमी को ही जो कि है उद्यमी को ही हो जाती है, उद्यमी की ही हो जाती है, ठीक। आपके मतलब कि सारे काम एक सिंगल आदमी को ही देखने पड़ते हैं, एक उद्यमी को ही देखने पड़ते हैं। एक संगठनात्मक बाधाओं से जो कि है उद्यमी के संचालन में बहुत कठिनाई आती है, ठीक है। आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन बैरियर मतलब क्या है। अगर आपके पास कोई एक संगठन नहीं है, कोई एक ग्रुप नहीं है, तो क्या होगा, किसी भी कच्चे माल को लाना है तो वो आपको लाना पड़ेगा, उत्पाद प्रक्रिया आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक, गुणवत्ता आपको खुद देखनी पड़ेगी, भंडार की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी, बिक्री भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक आपका संगठन नहीं है तो आपकी सबसे बड़ी क्या है, संगठनात्मक बाधाएं, ठीक, जिससे उत्पाद की उत्पादकता एवं गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होती है। चौथा आता है आपका हानि बर्दाश्त ना करने की सामर्थ्य। हानि बर्दाश्त ना करने का सामर्थ्य, देखिए किसी भी उद्योग की स्थापना एवं आपका संचालन में यदि किसी भी प्रकार का वित्तीय घाटा या आपका मानसिक रूप से विचलित होने के कारण उद्योग की सफलता को प्रभावित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योग पहले की तरह अच्छी तरह नहीं चलेगा। देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी भी बिजनेस को आप करने जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सफल हो जाए। कई बार कई बिजनेस जो कि फेल होते हैं, ठीक, दूसरे जो कि बिजनेस किए जाते हैं, तो आप में जो कि है हानि बर्दाश्त ना करने की क्षमता, अगर आप में हानि बर्दाश्त ना करने की क्षमता है नहीं है, ठीक, तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना, क्या होगा, आप चले जाएंगे, ठीक। अगर आप में हानि बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो आप एक उद्योग को जो कि है नहीं चला सकते। ये सभी बाधाएं आती हैं, तो इतनी आपके अंदर हानि बर्दाश्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलें कि आपको कुछ पैसे की प्रॉब्लम हो गई या कुछ आपने माल लिया, मान के चले आपने जो कि कॉपी किताब बनाने का आपने बिजनेस डाला, ठीक, बारिश में या किसी भी कारण से आपकी सारी कॉपी किताबें गीली हो गई या सारी कॉपी किताबें ख़राब हो गई, तो क्या हो गया, घाटा हो गया। तो ये हानि बर्दाश्त करने की भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। पांचवा आता है बाजारी बाधाएं, मतलब कि जैसे कि उत्पाद का ना बिकना, उत्पाद की आपकी दरें, आपकी पर्याप्त बिक्री का ना होना आदि। मतलब कि बाजारी बाधाएं क्या क्या हो गई, जैसे कि बाज़ार में आपका कंपटीशन बहुत हो जाए, ठीक, जो चीज़ आप बना रहे हैं 10 रुपये में वही सामने वाला बेच रहा है 5 रुपये में, जो चीज़ आप 10 रुपये में बेच रहे हैं वही सामने वाला 5 रुपये में बेच रहा है, तो ये कंपटीशन, ठीक, बाजारी बाधाएं ये सभी, ठीक है। आपका छठवां आता है व्यवसाय की आपकी उपेक्षा। सातवां आता है धोखाधड़ी या पैसे का डूबना, ठीक, धोखाधड़ी या पैसे का डूबना। इसमें भी आप आराम से 7 से 8 लाइनें लिख सकते हैं। माना कि जैसे कि आपने धोखाधड़ी या पैसे का डूबना, आपने मान के चलिए किसी भी दुकानदार को आप अपना माल बेचने के लिए गए, ठीक, आप किसी भी दुकान पर जो कि अपना माल बेचने के लिए गए, उस दुकानदार ने आपसे जो कि है मान के चलिए, ठीक, अगर हम कवर की बात कर रहे हैं तो उस मोबाइल वाले जो कि दुकानदार ने आपसे कितने 1,000 कवर ले लिए, 1,000 कवर ले लिए, 1,000 कवर के आपके मान के चलिए आधे पैसे दे दिए, मान के चलिए आपके 5,000 रुपये दे दिए, ठीक, 5,000 रुपये आपको जो कि ये बचे हुए हैं। अब 5,000 रुपये उसने नहीं दिए, 5,000 रुपये उसने नहीं दिए, वो खा के भाग गया, दुकान बंद करके भाग गया, कहीं भी चला गया, तो क्या हो गया, धोखाधड़ी हो गई आपके साथ। या पैसे का डूबना, आपने कोई चीज़ बना ली, ठीक, वो नहीं बिकी, वो पैसा आपका डूब गया। किसी मुसीबत या आपकी विपत्ति में पहुंच जाना, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप बना कर भी खुद से लिख सकते हैं कि सभी क्या हैं, आपके एक उद्यमी की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों की जो कि है समझ में बड़ी आसान तरीके से आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने आपके चौथे क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है सोल पार्टनरशिप, मतलब कि एकल स्वामित्व एवं पार्टनरशिप मतलब कि साझेदार।
सोल पार्टनरशिप का मतलब होता है एकल स्वामित्व और पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदार। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका जरूर से इससे रिलेटेड आएगा, या तो इनसे पूछा जाएगा कि सोल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में अंतर बताइए, या पूछा जाएगा पार्टनरशिप क्या है, आपका सोल पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो कि ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले हम समझते हैं सोल पार्टनरशिप होता क्या है, एकल स्वामित्व क्या होता है। अगर केवल एक व्यक्ति के द्वारा उद्योग स्थापित किया जाए तो इसे एक व्यक्ति का स्वामित्व या एकल स्वामित्व कहा जाता है। ठीक है, इसमें केवल एक ही व्यक्ति उस उद्योग का मालिक होता है और व्यवसाय के सारे काम और उसका नियंत्रण उस एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। एकल स्वामित्व के जो कि संचालन को एक स्वामी या एक आपके व्यवसायी कहा जाता है। ठीक, एकल व्यवसायी जो कि इसको कहा जाता है। JL हैंसन के अनुसार एकल व्यवसाय एक ऐसी व्यावसायिक इकाई है जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है और व्यवसाय में होने वाली लाभ तथा हानि को वह खुद ही जिम्मेदार होता है, खुद ही सहन करता है। ठीक है, एकल आपका सोल पार्टनरशिप का आप मतलब समझ सके हैं कि किसी भी बिजनेस को, अगर हम किसी भी बिजनेस को अकेले कर रहे हैं, उस बिजनेस की बिक्री भी अकेले कर रहे हैं, ठीक है, उसमें होने वाले लाभ हानि खुद जो कि है झेल रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है सोल पार्टनरशिप। ठीक है, अब देखिए सोल पार्टनरशिप की विशेषताएं जो कि हम जान लेते हैं। एक ही व्यक्ति पूरे उद्योग का मालिक होता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, आप खुद के मालिक हैं, खुद के बिजनेस के आप इकलौते जो कि अकेले मालिक हैं। दूसरा होता है किसी के दबाव में नहीं रहना होता है। ठीक, खुद फैसले लेने में जो कि है ले सकते हैं, खुद स्वतंत्र रूप से जो कि आप पूरे बिजनेस के मालिक हैं। लाभ क्या क्या हैं कि व्यवसाय को स्थापित करने और आपके समाप्त करने में सरलता होती है। अधिक लाभ के जो कि है लिए प्रेरित करना। ठीक, उच्चतम आपका नियंत्रण। आपका देखिए व्यवसाय की गोपनीयताओं को जो कि बनाए रखना, जो कुछ आपके सीक्रेट्स होते हैं बिजनेस के, वो आप तक ही सीमित रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। पांचवा होता है स्वरोजगार देना, मतलब कि स्वयं को रोजगार देना। सबसे बड़ा जो कि लाभ है आपका सोल पार्टनरशिप का। आपका हानि देखिए क्या है, हानि है पहला सीमित पूंजी। आपकी इसमें एक सीमित पूंजी है। देखिए मान के चलिए अगर आपने एक कवर बनाने का जो कि ये बिजनेस डाला, ठीक है, तो आप एक कवर को अगर आप खुद ही बना रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, ठीक है, खुद ही सब मैनेज कर रहे हैं, तो क्या होगा, समय की ज़्यादा जो कि बर्बादी होगी। मतलब कि एक आप सीमित पूंजी, ठीक है, आपके पास सीमित पूंजी सबसे पहले जो आता है। सीमित पूंजी मतलब एक आपके पास निर्धारित पैसा है, 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये से ही आप जो कि पूरा बिजनेस कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर बात करें, अगर आपके संगठन काफ़ी बड़ा है तो आप 1000 रुपये अगर सबसे लेते हैं तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा है कि आपका निरंतरता का अभाव। तीसरा है कि सीमित आकार। चौथा है प्रबंध आपके संबंधी विशेषताओं का अभाव। अब इसमें कम से कम आप 10 पॉइंट लिख सकते हैं बना कर। ठीक है, पहला जैसे कि सीमित पूंजी, इसमें हमारे पास जो कि एक सीमित आय होती है, ठीक है, और हम दूसरा होता है क्या, आपका एकल पार्टनरशिप की हानि हम देख रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी काम को जो कि एक सीमित समय में ही कर सकते हैं, आपके पास समय कम रहेगा, काम ज़्यादा रहेगा। ठीक, तो बहुत सारी हानियाँ अगर आप सोचें जो कि अब बहुत सारी इसकी हानियाँ होती हैं। अब बात आती है हमारी पार्टनरशिप की। साझेदार, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा जब व्यवसाय स्थापित किया जाता है तो उसे हम साझेदार कहते हैं। कोई भी समझने वाली बात नहीं है, एकदम सरल भाषा में आपके लिए लिखा हुआ है। एक बार पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा जो बिजनेस आपका किया जाता है, जो उद्योग आपका स्थापित किया जाता है, जो व्यवसाय आपका स्थापित किया जाता है, उसको हम साझेदार कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक लिखित या मौखिक साझेदार आपके समझौते करके एक साझेदारी बनाते हैं कि वह संयुक्त रूप से व्यवसाय के संचालन के लिए जो कि है पूरी तरह जिम्मेदार हैं। ऐसे उद्योग में होने वाले लाभ तथा हानि के जिम्मेदार सभी साझेदार होते हैं। मतलब कि जो आपका पार्टनरशिप बिजनेस आप करते हैं, तो इस बिजनेस में आपके जो भी लाभ जो भी हानि होती है, इसके सभी लोग बराबर से जिम्मेदार होते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम सन 1932 के अनुसूची 4 के अनुसार साझेदार ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो परस्पर किसी व्यवसाय के लाभ या हानि के भाग लेने हेतु संगठित होते हैं, मतलब कि एकत्रित रहते हैं, तथा व्यवसाय का संचालन या तो वे सब मिलकर करते हैं या उनमें से किसी एक प्रतिनिधि बनकर करता है। मतलब कि किसी भी बिजनेस को जो कि अगर आप मैनेज करते हैं तो उसमें से कोई एक आदमी बन जाता है, यह सभी लोग बराबर के हकदार इसमें होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मौखिक साझेदार और दूसरा होता है लिखित साझेदार। इसके लाभ हम जान लेते हैं कि
इसमें सोचने तथा निर्णय लेने का कोई समस्या जो कि नहीं होती है, इसलिए व्यापार का प्रबंध अच्छी तरह होता है। इसमें सभी लोग जितनी मेहनत करते हैं उतना ही जो कि ज़्यादा लाभ होता है। इसे सभी लोग पैसा लगाते हैं जिससे कि हम जो कि एक बड़ा और अच्छा व्यापार कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा लाभ इसका क्या है, अगर मान के चलिए आपके 10 पार्टनर किसी एक बिज़नेस में हो जाते, 10 पार्टनर ने अगर आपका 10 रुपये भी लगाए हैं तो आपके 100 रुपये हो गए, ठीक है। तो ये एक बड़ा बिजनेस आप जो कि इस तरह से डाल सकते हैं, एक बड़े लाभ को जो कि ये प्राप्त कर सकते हैं। चौथा होता है कि यह एक लचीला संगठन है। इसमें अलग अलग आपकी योग्यताओं के व्यक्तियों के सम्मिलित होने के कारण व्यापारिक जो कि है कुशलता बढ़ जाती है। अलग अलग दिमाग के जो कि ये व्यक्ति आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं तो क्या हो जाती है, इसकी विशेषताएं बढ़ जाती हैं। हानियाँ इसकी जान ले कि इसमें कोई भी साझेदार आपका विश्वासघात कर दे तो आपके पूरे व्यवसाय को नुकसान हो सकता है। जो आपके सीक्रेट्स हैं आपके व्यापार के बिजनेस के, अगर वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है, अगर 10 लोग हैं तो 10 में से एक न एक का तो मुँह फटेगा ही, ठीक है। 10 में से एक न एक तो गद्दारी कर ही जाता है, तो इसलिए जो कि बड़े बड़े बिजनेस आपके फेल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है कि इसमें दायित्व असीमित होता है और इसमें कोई भी एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मालिक नहीं है, ठीक। सबसे बड़ी हानि इसकी यही है। अब आती है हमारी इसकी अब देखिए बारी आती है सोल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के बीच अंतर की, ठीक है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप और सोल पार्टनरशिप के बीच जो कि अंतर बताइए। तो देखिए इसी के बारे में जो कि हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं सोल पार्टनरशिप को भी हम कहते हैं क्या, आपका ओनरशिप। सोल पार्टनरशिप को हम ओनरशिप भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं एकल स्वामित्व या साझेदारी में अंतर बताइए। तो याद रखिएगा सीधे हाथ पर आपके लिखे हुए हैं पार्टनरशिप और उल्टे हाथ पर लिखे हुए हैं सोल पार्टनरशिप, ठीक है। देखिए इसमें उद्योग का मालिक एक ही व्यक्ति होता है, जबकि पार्टनरशिप में इसके कई मालिक होते हैं उद्योग के, ठीक है। एक ही व्यक्ति सभी निर्णय ले सकता है, इसमें एक व्यक्ति सभी निर्णय नहीं ले सकता है। इसमें पूरे उद्योग का नियंत्रण एक ही व्यक्ति के पास होता है, इसमें सभी के पास होता है। इसमें एक ही व्यक्ति सभी कार्य करता है, लेकिन इसमें साझेदार सभी काम को जो कि है मिलकर करते हैं, बांट लेते हैं। पांचवा है कि इसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, इसमें सभी लोग मिलकर जो कि पूंजी लगाते हैं। छठवां है कि इसमें उद्योग की गोपनीयता बनी रहती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जो आपके सीक्रेट्स हैं वो आपके सोल पार्टनरशिप में एक के ही पास रहते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। छठवां है आपका सातवां आपका है कि इसमें एक ही व्यक्ति लाभ और हानि वहन करता है, लेकिन इसमें सभी लोग मिलकर जो कि है इसको सहन करते हैं या बहन करते हैं। तो बस आपके जो कि ये 7 हैं, ऐसे ही आप और भी लिख सकते हैं कि इसमें सभी काम जो कि है इसमें बिक्री या किराए के एक ही जो कि है आदमी मैनेज करता है, इसमें सभी लोग मैनेज करते हैं। इसमें कोई एक ही जो कि मालिक होता है, लेकिन इसमें संगठन में क्या करते हैं को सभी लोग निर्णय लेकर या तो खुद जो कि एक एक मालिक हो जाते हैं या फिर किसी एक व्यक्ति को मालिक निर्धारित कर देते हैं। ऐसे ही कई जो कि अंतर आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन मेन मोटिव हमारा क्या था, सोल पार्टनरशिप के बारे में जानना और पार्टनरशिप के बारे में जानना कि ये होता क्या है, ठीक है। अब बारी देखिए आपकी आती है 5वें क्वेश्चन की कि आपके उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी है। देखिए जब भी आप कोई बिजनेस करने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पैसे अपने ही लगा दें, ठीक। तो अगर आपके पास कभी पैसे कम पड़ जाते हैं तो आपको कौन कौन सी सरकारी संस्थाएं आपकी सहायता करती हैं, आपकी हेल्प करती हैं, उनके बारे में जो कि हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा दिख रहा होगा कि उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो इन सभी संस्थाओं के बारे में हम इन सभी के नाम जान लेते हैं, इसके बाद हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कोई ये बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार की कौन कौन सी ऐसी संस्थाएँ हैं जो आपकी सहायता कर सकती हैं। पहला है आपका राज्य एवं वित्तीय निगम, स्टेट और फाइनेंशियल आपके कॉरपोरेशन, ठीक है। दूसरा है राज्य उद्योग निर्देशालय। तीसरा है राज्य लघु उद्योग निगम। चौथा है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। पांचवा है वाणिज्यिक बैंक। छठवां है आपका सहकारी बैंक। सातवां है कि श्रेणी ग्रामीण बैंक। आठवां है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। नौवां है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और 10वां हमारा है क्या, भारतीय उद्योग विकास बैंक। इन सभी के बारे में जो कि हमको थोड़ा थोड़ा ज़रूर से लिखना है, ठीक। आप 4-4, 5-5 लाइन भी अगर इन सभी के बारे में लिख देते हैं तो काफ़ी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका राज्य वित्तीय निगम के बारे में। देखिए इसको समझते हैं कि राज्य वित्तीय निगम क्या होता है। देखिए राज्य सन 1951 में संसद में पारित राज्य वित्तीय निगम एक्ट
के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में ने अपने यहाँ राज्य वित्तीय निगम स्थापित किए। ठीक, राज्य वित्तीय निगम द्वारा लघु उद्योग को मध्य जो कि है माध्यम उद्योग के विस्तार, नए उद्योग के स्थापित करने के लिए भूमि खरीदना हेतु, ठीक, फैक्ट्री के भवन निर्माण, मशीनरी एवं उपकरण को खरीदने के लिए, मशीन एवं उपकरण को खरीदने के मध्य, ठीक, माध्यम एवं लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराना। देखिए, ऋण की धनराशि आपका 5,000 से आपका 90 लाख तक हो सकती है, 90 लाख जो तक की हो सकती है। देखिए, राज्य वित्तीय निगम है, इस ऋण की धनराशि कितनी हो सकती है, 5,000 से लेकर 90 लाख तक जो कि हो सकती है। ऋण वापसी करने का समय 5 साल से 10 साल तक जो कि होता है। यह निगम आपका सामान्यतः 25% आपका मार्जिन मनी जो कि निर्धारित करता है। यह ऋण वापसी करने के लिए जो कि 2 वर्ष की आपकी प्रारंभिक छूट आपको जो कि दी जाती है। ठीक है, तो ये जो कि है आपका राज्य निगम, आपका राज्य वित्तीय निगम था। अब इसके बाद अगला हमारा आता है राज्य उद्योग निर्देशालय। राज्य उद्योग आपका निदेशालय क्या है? देखिए, राज्य उद्योग निदेशालय द्वारा आपका कारखाने के भवन निर्माण, मशीनों उपकरणों को खरीदने हेतु तथा आपका क्रियाशील पूंजी के लिए 10,000 से लेकर 50,000 तक की जो कि यह सहायता देते हैं। यह ऋण 5 से 7 साल में जो कि अवधि में हमको वापस करना होता है। ठीक है, देखिए, जो आपका राज्य उद्योग निदेशालय होता है, इसमें आपको 10,000 से लेकर 50,000 जो तक की जो कि सहायता मिलती है और यह ऋण आपको जो कि है 5 से 7 साल की अवधि में वापस करना होता है। ठीक है, तीसरा आता है कि राज्य लघु उद्योग निगम। राज्य लघु उद्योग निगम जो होता है, देखिए, देश के लगभग राज्यों ने अपने यहाँ आपका लघु उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। ठीक है, यह निगम राज्य में लघु उद्योग के विकास करने हेतु लघु उद्योग का संपूर्ण कार्य को आपका त्वरित गति से जो कि संपन्न करते हुए किया जाता है। ठीक, इस निगम के द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है क्या? दुर्लभ कच्चे माल की आपूर्ति, मार्केटिंग में सहायता, आपके निर्यात में सहायता, किराए पर मशीन दिलाने में जो कि सहायता करता है आपका ये निगम। ठीक है, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देता है, आपका मान्यता प्राप्त आपका सलाहकारों की सुविधाएं देता है जो कि। ठीक, इसके बाद देखिए, अगला आता है हमारा चौथे नंबर का राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, देखिए, इस निगम के द्वारा पूरे भारत में स्थापित लघु उद्योग एवं उनकी सहायता इकाइयों को किराए के आधार पर जो कि है या खरीद के आधार पर मशीन सप्लाई कराते हैं। यह निगम अपने देश में निर्मित या आपके बनाई गई स्वदेशी अथवा विदेश से मंगाई गई आपकी दोनों प्रकार की मशीनें जो कि सप्लाई कराती है आपकी ये निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। ठीक है, आपके देखिए, निगम द्वारा मशीन खोजने से लेकर मशीन के डिलीवरी तक पूरी कार्य खरीद करने या देखरेख में कराती है। मशीन की कीमत 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मशीन की कीमत 25 लाख से कम की है तो पूरे मैंने सिस्टम एक क्या करेगी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आपकी कराएगी। इसके बाद आता है हमारा कॉमर्शियल बैंक, जिसको हम कहते हैं वाणिज्यिक बैंक। देखिए, कॉमर्शियल बैंक क्या है? इसके द्वारा अल्प अवधि तथा मध्य अवधि दोनों प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अल्प अवधि वित्तीय सहायता इकाइयों को कच्चे माल की खरीदने के लिए, ठीक, विभिन्न अवयवों या पुर्जों की खरीद के लिए, विभिन्न बिलों तथा देनदारों आदि के भुगतान हेतु जो कि दी जाती है कॉमर्शियल बैंक की तरफ से सहायता आपको। इसके बाद इसी में हम आगे लिखेंगे तथा मध्य अवधि ऋण भूमि क्रय हेतु, आपका भवन निर्माण के लिए, मशीन एवं आपके उपकरण खरीदने के लिए आदि के लिए जो कि है दिया जाता है। वाणिज्यिक बैंक वर्तमान में लघु उद्योग को आपकी वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निम्न 3 योजना चला रहा है। पहली आपकी है उदार एवं स्वतंत्र योजना, दूसरी है आपकी उद्यमी योजना, तीसरी है आपकी इक्विटी आपके फंड योजना है, आपकी इक्विटी जो कि फंड योजना। छठवां आता है हमारा सहकारी बैंक। देखिए, सहकारी बैंक में हम क्या लिखेंगे कि इसके द्वारा भी लघु उद्योग को उनके अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके द्वारा भी लघु उद्योग को जो कि अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यह लघु उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सातवां हमारा आता है श्रेणीय ग्रामीण बैंक। श्रेणीय ग्रामीण बैंक देखिए क्या है, ये बैंक भी अनेक क्षेत्रों में
जो कि है लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग इकाइयों को विकास के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। श्रेणी है आपका ग्रामीण बैंक। तो देखिए, ये तो हमारा 5वां क्वेश्चन जो कि पूरा कंप्लीट हो गया। उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली कौन कौन सी सरकारी संस्थाएं हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन 6वें की ओर, जिसका नाम है आपका, देखिए, जिसमें हम पढ़ेंगे SIDVI क्या होता है, ठीक है, नबार्ड क्या होता है, IDVI क्या होता है, TVI क्या होता है और MSME क्या होता है। इन पांचों में से एक या दो क्वेश्चन आपको जो कि है 100% पूछने को जो कि है आएंगे पेपर में। देखिए, आपका सबसे पहले हम समझते हैं SIDVI क्या होता है। देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी लिख के आ सकता है या शॉर्ट में आपसे पूछ ले SIDVI क्या होता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। मतलब कि जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, आपके जो लघु उद्योग है उनका विकास करने वाला बैंक। कहाँ का? भारत का, भारत का लघु उद्योग में विकास करने वाला बैंक। ठीक है, सीधा सा नाम से आप मतलब समझें। देखिए, लघु उद्योगों की इकाइयों की उन्नति तथा विकास करने के लिए उनको वित्तीय सहायता देने हेतु 2 अप्रैल सन 1990 को भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना की गई। हमने आपको नाम से समझा दिया, वही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, ठीक है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद इसमें हम आगे लिखेंगे कि इसका हेड ऑफिस जो कि लखनऊ में तथा आपका 21 शाखाएं पूरे भारत में इसकी आपकी SIDVI की खुली हुई हैं। इसके द्वारा निम्न योजनाओं को जो कि चलाया जाता है। कौन कौन सी योजना है? देखिए, छोटे कुटीर ग्रामीण एवं लघु उद्योग के लिए योजनाएं। दूसरा है उपकरण पुनः फाइनेंस योजना। ठीक, तीसरा है व्यवसायियों के लिए योजना। चौथा है छोटे सड़क परिवहन ऑपरेटर के लिए योजना। और 5वां है मार्केटिंग गतिविधियों के लिए योजना। 6वां है महिला उद्यमियों के लिए योजना। और 7वां है भूतपूर्व सैनिकों के लिए योजनाएं। ठीक है, तो आपकी SIDVI ये सभी चीज़ें हैं। अब अगला हमारा इसी में आता है नाबार्ड। ठीक, NABARD, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास योजना। नाम से समझें, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण जो कि है आपके गांव वगैरह को विकास करने में योजनाएं जो कि है कौन कौन सी हैं। नेशनल बैंक ऑफ आपका आर्किटेक्चर एंड रूरल आपके डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना जो आपका नबार्ड है, इसकी स्थापना आपकी 1982 में आपकी 12 जुलाई को हुई थी। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य जो कि क्या था? लघु उद्योगों को, शिल्पकारियों को कुटीर हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह वित्तीय सहायता राज्य के आपकी सहकारी बैंकों, यह वित्तीय सहायता आपके राज्य के सहकारी बैंकों, श्रेणी ग्रामीण बैंकों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ठीक है, देखिए, नाबार्ड की भूमिका को पूरे करने हेतु निम्नलिखित जो कि है आपके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। कौन कौन से कर्तव्य हैं इसके? देखिए, नाबार्ड अपने ग्राहक आपके संस्थानों पर ही भी जो कि नज़र बनाए रखता है। दूसरा है, यह गांव में काम करते रहे आपकी संस्थाओं को आपके प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करता है। तीसरा है कि नाबार्ड वित्तीय संस्थाओं को जो कि ये पुनर्वृत्ति प्रदान करता है और जो ग्रामीण क्षेत्र का आपके वित्त पोषण करती हैं। यह पूरे भारत के बाहर सहकारी बैंक और आपकी RRV का आपकी विनियमन और आपकी पर्यवेक्षण करता है। तो ये तो आपका हो गया क्या? आपका नाबार्ड। अब अगला हमारा आता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आपका IDVI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आपके उद्योगों को विकास के लिए भारत की सरकार द्वारा जो कि बनाया गया बैंक और सहायता करने वाला बैंक। इस बैंक के द्वारा सभी प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए जो कि वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह प्रदान की जाने हेतु 2 योजनाएं होती हैं। कौन कौन सी? आपके बिलों की आपकी पुनर्कटौती योजना और दूसरी है क्या? पुनर्वृत्ति योजना। हमारा अगला इसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे अधिकतर पूछा जाता है, TVI और MSME क्या होता है। देखिए, TVI का पूर्ण अर्थ मतलब कि पूरा नाम टेक्नोलॉजी बिजनेस आपके एक्यूवेटर होता है। ठीक, TVI का पूरा नाम क्या होता है? टेक्नोलॉजी बिजनेस एक्यूवेटर होता है। TVI का आपके प्रौद्योगिकी, आपके व्यवसाय और एक्यूवेटर
इस प्रकार का व्यवसाय एक्यूबेटर है। इसका काम जो कि है व्यवसाय को आपके प्रारंभ स्टार्टअप करने के लिए व्यवसायी का ध्यान केंद्रित करना होता है। टीबीआई आपका व्यवसाय में आधुनिक तकनीकी का यूज करने के लिए प्रेरित करता है। भारत, चीन, आपकी फिलीपींस सहित कई देशों में टीबीआई में आपकी सामर्थ्य देने के लिए इन देशों की जो की है सरकार ने बहुत पहल इसकी जो की है टीबीआई की। अब अगला आता है हमारा एमएसएमई। देखिए एमएसएमई का पूरा नाम या पूरा अर्थ आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम आपके इंटरप्राइज होता है। आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेसर जो चीज़ होता है भारत सरकार के द्वारा आपके सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग मंत्रालय की सहायता से एमएसएमई उद्योग के लिए बहुत कुछ जो कि ये नियम और कानून बनाए हैं। भारत सरकार छोटे बड़े व्यापारी संगठन की उनके व्यापार में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एमएसएमई में पंजीकरण कराने की सुविधा प्रदान की है। एमएसएमई निवेश के लिए जो कि छोटे आकार की एक संस्थान है जिसमें कुशल एवं अकुशल व्यापारी हो सकते हैं, जो बड़े संख्या में बेरोजगारी को जो कि रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? एमएसएमई। ये आपके निर्यात के क्षेत्र में बदलाव देने के लिए जो कि बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान देती है और कच्चा माल जरूरत सामान की आपूर्ति के द्वारा बड़े उद्योग को सहायता प्रदान करती है। तो अब इसके बाद देखिए हम आगे देखते हैं कि एमएसएमई के प्रकार। आपसे कई बार क्वेश्चन ये एमएसएमई का जो की है डिटेल से अलग से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। एमएसएमई के प्रकार क्या है? देखिए एमएसएमई उद्योग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आपका होता है माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग। ठीक, सूक्ष्म उद्योग सबसे बड़े संस्थान है जिसमें निर्माण करने वाले उद्योग में मशीन तथा उपकरण पर काम जो कि है कम से कम 25 लाख तक निवेश कर सकते हैं तथा सेवा के श्रेणी क्षेत्र में अधिक से अधिक 10 लाख तक जो कि निवेश कर सकते हैं। दूसरा आता है इसका लघु उद्योग। इसके अंतर्गत छोटे निर्माण उद्योगों के लिए आपके संयंत्र और मशीनों में 25 लाख से 5 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं और सेवा उद्योगों में निवेश की सीमा 10 लाख से 2 करोड़ तक होती है। तीसरा आता है इसी की श्रेणी के अंतर्गत आता है कि मध्यम उद्योग। देखिए मध्यम आपके विनिर्माण उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी में 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का निवेश हम इसमें कर सकते हैं तथा सेवा उद्योग में निवेश की सीमा 2 करोड़ से आपकी 5 करोड़ तक जो कि इसमें होती है। अब आता है एमएसएमई का महत्व क्या है। देखिए भारतीय सरकार द्वारा एमएसएमई अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों के आपका उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो कि यह सब्सिडी देती है। ठीक, भारत की आपकी अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कुल प्रत्यक्ष और आपका अप्रत्यक्ष निर्यात में 45% जो कि है 45% हिस्सेदारी है। तीसरा है कि किसी भी प्रकार के उद्योग के लिए एमएसएमई में पंजीकरण की सुविधा होती है। ठीक है, देखिए इसी के साथ हमारा लेसन 6 जो कि है पूरा कंप्लीट होता हुआ आपका SIDVI नाबार्ड के बारे में हमने पढ़ा, IDVI के बारे में पढ़ा, आपकी TVI के बारे में पढ़ा और एमएसएमई के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। आपका मार्केट सर्वे क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं मार्केट सर्वे। तो चलिए मार्केट सर्वे के बारे में हम समझते हैं। देखिए मार्केट सर्वे ठीक बाजार सर्वेक्षण जिसको हम कह सकते हैं। मार्केट सर्वे क्या है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए मार्केट सर्वे एक अन्य सबसे व्यापक रूप से यूज या उपयोग की जाने वाली बिक्री पूंजी आपकी बिक्री पूर्वानुमान पद्धति है। ठीक, आपका मार्केट सर्वे एक अन्य सबसे व्यापक रूप से यूज की जाने वाली बिक्री पूर्णा आपकी अनुमान पद्धति है जिसका यूज बाजार में आपके संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए की जाती है, जिसे कंपनी आपका आंतरिक डाटा के प्रकाशित स्रोत में जो कि है एकत्रित नहीं कर सकती है। अब मार्केट सर्वे को हम सरल भाषा में समझे क्या है मार्केट सर्वे क्या है। मार्केट सर्वे का मतलब है कि बाजार के अंदर जाकर
मार्केट का रुख करना, मार्केट का जो कि है बाज़ार का सर्वेक्षण करना कि आपके बाज़ार में कौन सी चीज़ कितने दाम में और कितनी फीसदी जो कि उसकी बिक्री हो रही है, किस चीज़ की मांग ज़्यादा है। हमारे जो कि है आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका इनपुट उसका आउटपुट जो कि कैसा आ रहा है, ठीक, लोगों को कितना पसंद आ रही है, लोगों को उससे क्या शिकायतें हैं, यही सब आपका मार्केट सर्वे के अंतर्गत आता है। मार्केट सर्वे का सीधा सा मतलब है कि बाज़ार का रुख करना, बाज़ार का सर्वेक्षण करना, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट सर्वे के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। पहला होता है इम्पोर्टेंट कंज्यूमर से आपके रिएक्शन प्राप्त करें, इन आपके जो महत्वपूर्ण आपके ग्राहक हैं उनसे रिएक्शन प्राप्त करें, मतलब कि उनका इनपुट आपका जी लें। देखिए मार्केट सर्वे का मुख्य उद्देश्य मार्केटिंग आपके मैनेजमेंट वाले लोगों को अपने कंज्यूमर के बारे में आपके इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो कि प्रदान करता है ताकि मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखा जा सके। मतलब कि आपके जो ग्राहक हैं परमानेंट वाले, ठीक है, तो उनसे आपको कैसा जो कि है रिएक्शन प्राप्त होता है, किस तरह से वो आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उनमें शिकायतें हैं, ये जो कि मार्केट सर्वे के उद्देश्य हैं। प्रोडक्ट या उद्योगों आपके उत्पादों की खरीद के प्रति कंज्यूमर का झुकाव को समझें। इसमें कुछ ऐसी जानकारियों को हासिल किया जाता है कि क्या ग्राहक अपने उत्पादक या सेवाओं के लिए एक निश्चित धनराशि जो कि है पे करेगा। आगामी सुविधाओं या प्रोडक्ट के बारे में ग्राहकों के बीच झुकाव आपकी प्रतियोगी, ठीक, और प्रोडक्ट आदि के बारे में क्या उनकी सोच है। मार्केट सर्वे करने से हमको अपने उद्योग में काफ़ी जो कि यह मदद मिलती है, ठीक। इस मार्केट सर्वे का आप सीधा सा मतलब यही है कि मार्केट के बीच जाकर आपने जो ग्राहक हैं उन सभी के बारे में जो कि है आपके प्रोडक्ट को उनने पसंद किया कि नहीं किया, आपके प्रोडक्ट में उनको क्या कमी लगी, ठीक, आपको प्रोडक्ट में आपको क्या सुधार करना है, इन सभी के बारे में जो कि काफ़ी मदद हमको मार्केट सर्वे से करने से मिलती है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट सर्वे कितने प्रकार के होते हैं इन सभी के बारे में जो कि हम जान लेते हैं। देखिए पहला आपका होता है कंज्यूमर की खरीदने की प्रकृति के के बारे में मार्केट सर्वे, ठीक है। दूसरा होता है आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। तीसरा होता है नई प्रोडक्ट के लिए मार्केट सर्वे करना। चौथा होता है कंज्यूमर सेवा के मूल्यांकन के लिए मार्केट सर्वे करना। तो देखिए इसी के साथ हमारा 7 लेसन भी जो 7 आपका क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया। देखिए IMED एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जो कि आपको समझना है केवल और अपने मन से बनाकर जो कि ये लिखना है। आप अगर एक चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आपको वो जो कि बड़ी अच्छी तरह से याद हो जाएगी। इतने सरल नोट्स जो कि ये नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं, ठीक है, कि आपको तुरंत जो कि याद हो जाएंगे। और जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए तो बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि नोट्स परचेज आप लोग जरूर से करें। नोट्स सभी आपके लिए पेड हैं और बाकी की सब आपको जो कि फ्री में दिया जाता है। क्वेश्चन बैंक बुक्स और सॉल्व पेपर भी जो कि हमने आज आपको टेलीग्राम पर दे दिए हैं, ठीक। टेलीग्राम पर आप जाएं, जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स जो कि है मिलते रहते हैं, ठीक। 8वें नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है कि व्यावसायिक पर्यावरण मतलब कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, ठीक, आपका बाजारी आपका पर्यावरण व्यावसायिक पर्यावरण क्या है। देखिए व्यावसायिक पर्यावरण या बिजनेस आपका इन्वॉल्वमेंट की स्कैनिंग एक आपका व्यवसायीकरण प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यह संगठन की जिम्मेदारी है कि वह उन चीज़ों पर जो कि नज़र रखे जो उनके व्यवसाय और उनके कंज्यूमर पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक, उसमें कोई कमी है तो उस पर हमको निगरानी रखनी है और उस चीज़ को हमको सुधारना है ताकि आपके कंज्यूमर पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, ठीक। आपके व्यवसाय के समस्या आंतरिक और बाहरी खतरों को तलाश करते रहें या करते हैं जो व्यवसाय पर गलत प्रभाव डालते हैं तथा उनको हल करने की नई रणनीति जो कि है बनाते हैं। इसके बाद हम इसी में लिखेंगे आगे कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास स्पेशल रूप से रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए कर्मचारी होते हैं। मतलब कि आपके व्यावसायिक पर्यावरण के लिए जो कि है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के लिए एक अलग से जो कि कर्मचारी रखते हैं जो इन सभी चीज़ों पर निगरानी रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके बिजनेस में नेगेटिव इफेक्ट डालती है। उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते रहते हैं वो लोग, ठीक, जो बाजार में आपके परिवर्तनों के बारे में रिसर्च करते हैं और सीखते रहते हैं और अपने मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि कंपनी बाजार स्थान परिवर्तन
के बारे में जो कि है ज्ञान की कमी को जो कि है पीछे ना रह सके। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्कैनिंग अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी अधिक कॉम्पिटिटिव होती जाती है उसी तरह बाहरी वातावरण में भी तेज़ी से बदलाव होते जाते हैं। अब आती है बारी बिजनेस और आपके इन्वॉल्वमेंट, आपके व्यापारिक वातावरण यह 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका राजनीतिक परिवेश, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। तीसरा होता है इकोनॉमिक आर्थिक, आपका तीसरा होता है सामाजिक, चौथा होता है तकनीकी, पांचवा होता है आपकी कानूनी और छठवां होता है सांस्कृतिक। ठीक, इसके बाद देखिए सबसे पहले हम समझते हैं पहले वाले के बारे में, राजनीतिक परिवेश आपके पॉलिटिशियन इन्वॉल्वमेंट। देखिए इसके बारे में हम आगे लिखेंगे इसमें कि किसी व्यापार को डेवलप होने के लिए सही पॉलिटिशियन इन्वॉल्वमेंट का होना जरूरी होता है। ठीक, देखिए आपके देखिए कंट्री आपकी या स्टेज का पॉलिटिशियन इन्वॉल्वमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि उद्यमिता को बढ़ावा या उसकी नीतियों को स्किल को डेवलप करने वाली हो। मतलब कि जो आपकी राजनीतिक हो वो ऐसे होना चाहिए जो आपके बिजनेस को जो कि यह बढ़ावा दे और उसको स्किल्स को डेवलप करने में आपकी सहायता करे। ठीक, दूसरा होता है हमारा आर्थिक इकोनॉमिक। व्यापार के इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट ऐसे होना चाहिए जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिले और बैंक से आसानी से लोन मिल सके और सरकार से आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी जैसे कि सुविधाएं मिल सकें। तीसरा हमारा होता है सामाजिक मतलब कि सोशल। देखिए सोशल क्या है, व्यापार के लिए तथा व्यापार की वृद्धि करने के लिए वहाँ के समाज की महत्वपूर्ण भूमिका जो कि होती है। वहाँ के रहने वाले कंज्यूमर का रहन सहन कैसा है, उनके खर्च करने की जो कि शक्ति कैसी है, व्यापार के बारे में वो क्या सोच रखते हैं, और इन सब बातों का व्यापार पर काफ़ी इफेक्ट जो कि पड़ता है। ठीक, इसके बाद देखिए टेक्निकल जो कि आपकी टेक्निकल तकनीकी यहाँ कौन कौन सी आती हैं। टेक्निकल आपके असेसमेंट आकलन के आपके व्यापार में आपके असेसमेंट के व्यापार में कंपटीशन तथा आपके रिस्क का आपके असाइनमेंट मतलब कि आकलन करते हैं। इसमें व्यापार में आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी तथा आपके प्रॉफिट मतलब कि आपको कितना लाभ हो रहा है आदि की भी जो कि है आकलन करते रहते हैं। हमारा देखिए इसके बाद आता है हमारा पांचवा क्या, कानूनी लीगल। व्यापार का लागू होने वाले नियम कानून, विभिन्न प्रकार के टैक्स आदि व्यापार गतिविधियों पर जो कि ये प्रभाव डालता है। सांस्कृतिक क्या है, देखिए व्यापार की आपके डिजायर, अभिलाषा, ठीक, इच्छा तथा आपके मूल्यों का भी व्यापार की सफलता पर जो कि है अधिक योगदान होना चाहिए। अधिक योगदान जो कि है इसका होता है हमारे व्यापार पर। तो देखिए ये हमने जाना आपका बिजनेस इन्वॉल्वमेंट क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रीय तथा राज्य उद्योग नीति क्या होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसी क्वेश्चन को आपका बदल के दे सकता है कि स्वतंत्र भारत में कितनी औद्योगिक नीति की घोषणा हो चुकी है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों का आंसर एक ही है। आपके दोनों क्वेश्चन को इस तरह से जो कि है पेपर में दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय तथा राज्य उद्योग नीति, आपका नेशनल एंड स्टेट आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। औद्योगिक से संबंधित राष्ट्रीय तथा राज्य नीतियों में कई बदलाव किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए जो स्वतंत्र भारत में किन किन जो कि उद्योग नीतियों की घोषणा हो चुकी है ये सभी आपकी जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राष्ट्रीय औद्योगिक नीति। पहली आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, दूसरी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56, तीसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपका 1973, चौथा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, पाँचवा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 और छठवां है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक, जरूरी नहीं है आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले, आपसे पूछ सकता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 क्या है या इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 क्या है या इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 क्या है। क्वेश्चन आपसे इन्हीं में से पूछा जाएगा, बस शर्त ये है आपको पूरे क्वेश्चन जो कि ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 क्या होता है।
देखिए यहाँ पर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 क्या है। स्वतंत्रता के बाद पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी 6 अप्रैल सन 1948 को जो कि घोषित की गई थी। यह उद्योग मंत्री डॉक्टर आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इस पॉलिसी का मेन पर्पस या मुख्य जो कि उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करके औद्योगिक विकास को गति देना था, जहां अर्थव्यवस्था के विकास में निजी मतलब कि प्राइवेट और पब्लिक फील्ड को जो कि है महत्वपूर्ण माना गया था। ठीक है, बड़े उद्योग को 4 जो कि है श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन से? आपके स्ट्रेटेजिक, आपके इंडस्ट्रियल वाले उद्योग, सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग, तीसरे थे हमारे मिश्रित क्षेत्र वाले उद्योग और चौथे थे प्राइवेट क्षेत्र वाले उद्योग। देखिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री वाले उद्योग। इसमें परमाणु ऊर्जा, ठीक, रेलवे और हथियार और गोली बारूद की गतिविधि में लगे उद्योग शामिल होते हैं। ठीक, जो उद्योग आपके परमाणु ऊर्जा, रेलवे, हथियार, गोली बारूद आदि बनाते हैं वो आपके इन्हीं सब इंडस्ट्री के अंतर्गत जो कि है आते हैं। दूसरे होते हैं सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग। सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग क्या है? इस कैटेगरी में नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री शामिल थे। ठीक, इस कैटेगरी में 18 कैटेगरी का उल्लेख किया गया था, जैसे कि आपका उर्वरक, भारी मशीनें, रक्षा उपकरण, भारी आपके रसायन आदि। ठीक है, तीसरे आते हैं मिश्रित क्षेत्र वाले उद्योग। इस कैटेगरी में वे उद्योग शामिल होते थे जिन्हें प्राइवेट या पब्लिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति थी। सरकार को किसी भी आपके मौजूदा प्राइवेट आपका एंटरप्राइज का जो कि है टैक्स ओवर करने के लिए स्थिति की समीक्षा करने की अनुमति दी गई थी। चौथे हमारे आते हैं प्राइवेट क्षेत्र के उद्योग। ऊपर के जिन उद्योगों का उल्लेख नहीं किया गया है, ऊपर के जिन आपकी कैटेगरी में उद्योगों का उल्लेख नहीं किया गया है वे सारे इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि जितने भी उद्योग आपके ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं आए हैं वो बच्चे कुछ जितने भी उद्योग हैं आपके सभी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। छोटे व्यवसायों और छोटे उद्योगों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसमें जो कि स्थानीय आपके संस्थाओं का उपयोग हुआ और रोजगार भी बढ़ा है। ठीक, अगले हमारी आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 देखिए 20 अप्रैल आपका 1956 को इस आपके औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, जिसमें आपके 1948 की नीति को बदल दिया गया। इस पॉलिसी की विशेषता क्या क्या है? इसमें देखिए पहली इसकी विशेषता है कि उद्योगों का एक नया वर्गीकरण निजी क्षेत्र के लिए बिना किसी भेदभाव के निर्णय। आपका तीसरा है गांव और छोटे स्तरों में उद्योग की बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विषमता को जो कि दूर करके विकास को प्राप्त करना। और पांचवा हमारा श्रमिक कल्याण। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है ठीक IRDA आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट आपका ऑथोरिटी। ठीक, आपका IRDA के ने उद्योगों को 3 कैटेगरी में जो कि है बांटा गया था। आपका देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के अंतर्गत ही आप ये सब लिखेंगे। IRDA देखिए सूचना ए उद्योग, हमने कितनी 3 कैटेगरी में जो कि हमने इसको बांटा है। पहली कैटेगरी है ए उद्योग की। ठीक, सूचना ए उद्योग वे उद्योग जो राज्य या सरकार के अधीन थे। इसमें 7 उद्योग शामिल थे। प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इन उद्योगों में जो कि है पेश किया जाता है या शामिल किया गया था यदि राष्ट्रीय हित में जो कि है आवश्यक होती है। इसके बाद दूसरे हमारे आते हैं जो अनुसूची बी उद्योग। देखिए उद्योगों की इस कैटेगरी में राज्य को कई यूनिट जो कि है स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्राइवेट फील्ड की मौजूदा यूनिट्स की स्थापना या विस्तार करने की आपका इनकार नहीं किया गया था, जैसे कि रासायनिक उद्योग, रबर उद्योग। ठीक है, आपके सिंथेटिक आपके देखिए एल्यूमिनियम आदि। तीसरा हमारा आता है अनुसूची सी उद्योग। बाकी के सभी उद्योग को इस कैटेगरी में रखा गया था। इसी मेन जो कि है पॉलिसी आपके औद्योगिक विकास के लिए प्राथमिक भूमिका दी गई थी। और क्योंकि उस समय पूंजी दुर्लभ थे और आपके व्यवसाय मौजूदा नहीं थे। ठीक, आपके जो व्यवसाय थे वो आपके क्या नहीं थे, मौजूद नहीं थे। अब इसके बाद हमारा अगला आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973। देखिए 1973 के भारतीय इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत बड़े उद्योगों और आपके विदेशी कंपनियों से निवेश के साथ
आपके उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की पहचान की गई थी। बड़े उद्योगों को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को विकास जो कि है विकसित करने और छोटे उद्योगों के विकास को सक्षम करने की दृष्टि से संचालन शुरू करने की अनुमति दी गई थी। मतलब कि जो आपके छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं उनको बढ़ावा देने की जो कि इसमें कोशिश की गई थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 क्या है? इस पॉलिसी की घोषणा आपके संसद के केंद्रीय मंत्री आपके फर्नांडिस ने की गई थी। इस पॉलिसी की मुख्य बातें निम्न हैं। पहला आपका क्या है? लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के विकास का लक्ष्य। दूसरा है बड़े पैमाने पर क्षेत्र का विकास करना। इसके बाद 5वीं पॉलिसी हमारी आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। देखिए 1980 कांग्रेस सरकार ने 23 जुलाई सन 1980 को इस नीति की घोषणा की। इस पॉलिसी की विशेषताएं हैं कि पहला क्या है? आपके संतुलित विकास को बढ़ावा देना। दूसरी है विस्तार और आपके स्वचालित विस्तार का सरलीकरण। तीसरा है औद्योगिक बीमार और इकाइयों को जो कि लेकर चलना। चौथा है आपका सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन में सुविधा। ठीक। छठवां हमारा आता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। आपकी जो नई आपकी नीतियां हैं वो 1991 की। विशेषता इसकी क्या क्या है? आपके देखिए डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र का आपका आरक्षण और आपका सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण। दूसरा है औद्योगिक लाइसेंस। तीसरा है आपका आधारीकृत विदेशी और आपका निवेश नीति। ठीक। चौथा है विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते। और आपका 1991 से 92 में उद्योग विकास आपका 1.7% था, जो 2007 से 2008 में बढ़कर 9.2% हो गया था। ठीक है, तो इतनी थी। इसके बाद देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 10वें नंबर का, हरियाणा सरकार की औद्योगिक नीति। हरियाणा सरकार की औद्योगिक नीति। देखिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हरियाणा राज्य की प्रमुख औद्योगिक नीति क्या है। देखिए विदेशी और आपके विदेशी विनिवेश पर तुरंत निर्णय लेने हेतु उच्च आपके स्तरीय समिति का गठन और आपका अप्रवासी मतलब कि NRI परियोजनाओं तथा 100% निर्यात करने वाली परियोजनाओं को तुरंत आपके निर्णय लेकर आपके मंजूरी देना। ठीक। दूसरा है कि राज्य में सेल्स टैक्स की सभी बाधाओं को जो कि समाप्त करना। तीसरा है आपके इंस्पेक्टर्स के निरीक्षणों को आप तर्क संगत तथा आपका धारा प्रवाह बनाना। चौथा है हरियाणा वित्तीय निगम मतलब कि हरियाणा फाइनेंशियल आपके कॉर्पोरेशन ठीक द्वारा श्रेणी मतलब कि लोन्स की जो की है स्वीकृति करना। ठीक है। अब देखिए अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आपको हमने जो क्वेश्चन बैंक दी है IMED की, उसमें पेज नंबर 37 पर इसमें जो कि है डिटेल से सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक। अगर आपको जो कि इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना है, अगर हमारी आप सलाह माने तो इसके बारे में आप लोग एक बार डिटेल से ज़रूर से पढ़ें। जिन लोगों के पास नहीं है तो वो जो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब आप इसका जो कि स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जो कि एक बार आप लोग जो कि ज़रूर से इसका अध्ययन जरूर से करें। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसे कहते हैं तथा आपकी उपयोगिता और इसकी विशेषताएं लिखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। ठीक है। इसके बाद 12वें नंबर का हमारा क्वेश्चन आएगा क्या समविच्छेदन विश्लेषण मतलब कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होती है। इसी के साथ हमारा जो कि आज का वीडियो लेक्चर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अगर हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो सीधा सा आप समझें कि किसी भी उद्योग को और किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिज़नेस में आपका कितना पैसा लगेगा, ठीक, कितना पैसा किस चीज़ में लगेगा, वह चीज़ कहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी, कितने में उपलब्ध कराई जाएगी, कितने में बेची जाएगी, ठीक, उससे कितना आपको लाभ मिलेगा। ठीक। ये सभी चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तैयार की जाती हैं, लिखी जाती हैं। आपका नाम, पता, ठीक, किस स्थान पर आप बनाएंगे प्रोजेक्ट अपना, ठीक है, और कितने पैसे की आपकी लागत का कितनी लागत का प्रोजेक्ट है, ये सभी चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत आपको लिखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस को करने से पहले उस बिजनेस के बारे में पूरा लेखा जोखा करना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। देखिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उद्यमी की सामान्य बातें से लेकर स्पेशल मैटर पर जो कि है डिटेल्ड एनालिसिस सम्मिलित होती है। मतलब कि उसका पूरा विवरण जो कि है उसमें दिया जाता है, उसके नाम से लेकर उद्यमी की शैक्षिक तथा तकनीकी योग्यता, ठीक, उसका पूरा अनुभव, उसका पूर्ण अनुभव मतलब कि उसका पहले जो कि है क्या अनुभव रहा है, क्या क्या उसने काम किए हैं,
उसका आत्मविश्वास, आपका सामर्थ्य एवं ज्ञान, बाजार में प्रोडक्ट की मांग क्या है, उस प्रोडक्ट को पूरा करने वाले वर्तमान कंपनियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, आवश्यक तकनीकी जानकारियां क्या क्या हैं, आपके जो कि है प्लॉट तथा आपके मशीन्स क्या हैं, आपके प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी, ठीक, शुद्ध आपके लाभ तथा उनकी लोन संबंधी जानकारियां आदि सभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक अंग होती हैं। ये तो बेसिक सी जानकारी हो गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत ये सभी चीज़ें जो कि हैं आती हैं, आपकी योग्यता आती है, आपका नाम आता है, आप किस जगह पे जो कि अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे, ठीक, कितने पैसे में करेंगे, कौन कौन सी मशीनों का यूज करेंगे, कौन कौन सी कंपनियां उस चीज़ को बना रही हैं, कौन सा प्रोडक्ट की कीमत कितनी रखेंगे, ये सभी चीज़ों को एक पेज पर लिखना ही हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना कहलाती है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट से जुड़ी आपके इकोनॉमिक, टेक्निकल और आपके मैनेजरी मतलब कि प्रबंध की है और आपके प्रोडक्शन आदि इन्फॉर्मेशन मेंशन की जाती हैं किसके अंतर्गत, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत, ठीक है। अब बात अगर आपसे पूछ ले कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम कहते किसको हैं, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसी भी योजना या परियोजना को प्रारंभ करने से लेकर उसके सुचारू रूप से संचालित होने तक का पूर्ण विवरण एक लिखित दस्तावेज या आपके कागज पर तैयार करने की प्रक्रिया को ही हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है। देखिए, इसके द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं का व्यावहारिक और आपका आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो कि अवधारणा को स्पष्ट की जाती है कि प्रत्येक नया उद्यमी जब कोई भी आपका कोई भी व्यापार जब प्रारंभ करता है, शुरू करता है, तो उस व्यापार को प्रारंभ करने से पहले उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है, क्योंकि हर नए व्यापार को प्रारंभ करने में प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मुख्य भूमिका होती है। अर्थात प्रोजेक्ट रिपोर्ट नामक दस्तावेज विवरण या आपके आपके प्रस्तावित व्यापार की संपूर्ण तस्वीर के बारे में जो कि है विवरण प्रदान करता है। यह प्रस्तावित योजनाओं में होने वाली सभी गतिविधियों की संभावनाओं को पता लगाने की सहायता होती है, ठीक। लगभग प्रत्येक छोटे या बड़े व्यापार प्रारंभ करने से पहले उद्यमी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी ही पड़ती है। यही कारण है कि प्रत्येक उद्यमी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए, मतलब कि जो भी आपके बिजनेसमैन हैं उन सभी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में सभी जो कि है जानकारी होना ही चाहिए। देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्यमी के व्यापार का जो कि है व्यवसाय से जुड़ी इनपुट जानने में सक्षम बनाती हैं तथा उद्यमी को बैंक से ऋण प्राप्त कराने में जो कि है सहायता प्रदान करती हैं। अतः प्रोजेक्ट रिपोर्ट में व्यापार से जुड़े लगभग सभी बातें जैसे कि भूमि, भवन आदि जो कि ये सभी जानकारियाँ जो कि पहले पढ़ चुके हैं, ये सभी जानकारियाँ आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दी जाती हैं। देखिए, यहाँ पर दो जो कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट की उपयोगिता या हम कह लें आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। देखिए, यह जिला उद्योग या केंद्र DIC से शॉर्ट टर्म मतलब कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं और यह उद्योग निर्देशालय अथवा विकास निगमों से विकसित भूमि या शेड जो कि है ठीक पाने में जो कि हमको क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अब बात आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्या विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं को हम पढ़ लेते हैं कि यह किसी भी व्यापार को शुरू या प्रारंभ करने से पहले आपकी है आवश्यक जानकारियों, सूचनाओं तथा आपके विश्लेषणों का जो कि है भंडार है। मतलब कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले उससे जुड़ी सभी जानकारियाँ इसमें सम्मिलित होती हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सहायता से विशेषज्ञों की राय पर परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं का जो कि है परीक्षण किया जाता है ताकि बाद में उद्यमी को जो है कोई भी जोखिम ना उठाना पड़े, ठीक। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपके प्रस्तावित परियोजनाओं की जो कि है आर्थिक, व्यवहारिक का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। चौथा है हमारा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट नई परियोजनाओं से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का एक लिखित दस्तावेज होता है। पांचवा हमारा आता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है। छठवां है कि इस रिपोर्ट को परियोजनाओं की पूर्ण जानकारी जो कि है प्राप्त करने के बाद ही तैयार किया जाता है, ठीक। सातवां आता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लाभ तथा खर्चों की गणना का आधार माना जाता है। आठवां है कि इस रिपोर्ट में उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी होती है और उद्योग का संचालन संबंधी जानकारी, मार्केटिंग योजना और उद्योग की स्थापना आदि की जानकारी भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। आपका इसके अंतर्गत नौवां आता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्यमी के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में जो कि है कार्य करता है।
तो देखिए इतनी सारी विशेषताएं जो कि इसकी होती हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर हम किसी भी चीज़ की बना लेते हैं तो उस चीज़ के बारे में जो कि हमको अच्छे जानकारी प्राप्त हो जाती है, और उस कि जो कि हमको कितने लाभ होंगे कितनी हानि होगी इस चीज़ के बारे में भी हमको जो कि है जानकारी प्राप्त हो जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से। अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है कि सम विच्छेदन विश्लेषण मतलब कि ब्रेक इवन एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, इसके निर्धारण तकनीकी क्या होती है। देखिए सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए सम विच्छेदन विश्लेषण यह परियोजना प्रारंभ करने से पूर्व परियोजनाओं में लाभ तथा हानि की सूचना या संकेत प्रदान करती है। मतलब कि सम विच्छेदन विश्लेषण द्वारा हम किसी भी उद्योग को शुरू करने से पहले उसमें होने वाले लाभ और हानि के बारे में सूचना प्रदान कर सकते हैं, सूचना पा सकते हैं और संकेत प्रदान कर सकते हैं। ठीक, इसलिए यह आपका अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ है। यद्यपि यह विश्लेषण वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है, जो कि आपका आमदनी तथा खर्चे पर सामान्य प्रभाव के अध्ययन के योग्य बनाता है। सामान्यतः बैंकर अपना धन जल्दी से जल्दी वापस लेने के इच्छुक होते हैं, उन्होंने उद्योग की ऋण के लिए जो कि प्रदान किया, जो भी बैंक से आपने लोन लिया है तो सभी बैंक वाले ये चाहते हैं कि हमारा धन जो कि है वापस जल्दी से जल्दी लौट कर आ जाए। औद्योगिक इकाइयों में अधिक बचत होने पर ही जो कि यह धन वापस दिया जा सकता है। जब आपके उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचेगा तभी तो जो कि आप धन जल्दी जल्दी वापस कर पाएंगे। ठीक है, औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त बचत कब प्रारंभ होगी, इस प्रश्न का उत्तर आपका सम विच्छेदन विश्लेषण द्वारा ही दिया जा सकता है। मतलब कि आप किसी भी जैसे कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया, अगर मान के चलिए कवर लगाने का ही, जो कि कवर बनाने का हमने एक फैक्ट्री तैयार कर ली। अब आपका कवर कब बिकेगा और इससे कितनी जल्दी पैसा आपका आएगा, तो ये हमको पता लगता है सम विच्छेदन विश्लेषण के द्वारा। ये हम पता लगा सकते हैं कितनी जल्दी इससे पैसा हमारा जो कि वापस आ सकता है और हम कितनी जल्दी ये बैंक को हम वापस कर देंगे। अब सम विच्छेदन विश्लेषण की धारणा क्या क्या है देखिए, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए माल तथा मूल्य का अध्ययन कुल माल तथा कुल मूल्य की ओर ध्यान करके किया जाता है। सम विच्छेदन विश्लेषण यह सूचित कराता है कि उद्योग में कितने नगों की जो कि ये संख्या निर्मित की गई जाए कि कुल माल जो कि है समान हो, कुल मूल्य के समान हो, ठीक हो जाए। अतः सम विच्छेदन विश्लेषण एक ऐसी बिंदु या उत्पादन की स्थिति को ज्ञात करता है जहां माल तथा मूल्य समान हो, उसे सम विच्छेदन बिंदु कहते हैं। यह सर्वविदित है कि कम उत्पादन करने वाली कंपनी या फर्म या आपकी फैक्ट्री हानि में चली जाती है तथा अधिक उत्पादन करने वाली फैक्ट्री लाभ में चली जाती है। देखिए जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर मान के चलिए कोई भी फैक्ट्री, ठीक, आपकी किसी भी प्रोडक्ट को ये अगर फैक्ट्री 1 बना रही है और ये 10 बना रही है तो ये आपकी हानि में चली जाएगी और ये लाभ में चली जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, लाभ में चली जाती है, परंतु एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें कंपनियों को ना तो कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि हो। अतः ऐसी स्थिति उत्पादन जिसके द्वारा ना ही हमको लाभ प्राप्त हो और ना ही हानि, उसको हम सम विच्छेदन बिंदु कहते हैं। ठीक, सम विच्छेदन बिंदु हम इसको कहते हैं। अब सम विच्छेदन बिंदु के महत्व को हम समझ लें, अगर बाई चांस आपसे पूछ ले तो इसके बारे में आपको जानकारी हो। देखिए यह निम्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करती है। बिक्री की मात्रा को आवश्यकता हो, ठीक, पूंजी लागत पर न्याय संगत जो कि है वापसी के लिए, आपका साधारण तथा आपका अपेक्षाकृत लाभांश के लिए, ठीक, सुरक्षा के लिए, एक वस्तु का मूल्य निर्धारित करना, प्रति इकाई आपका अस्थायी मूल्यों की निर्धारण के लिए कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा, यह प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनशील लागतों पर जो कि निर्भर करता है। फैक्ट्री में परिवर्तनशील लागत और लाभांश का अनुमान जितना अधिक होगा उतना जो कि है आपकी लाभ प्राप्त होगा। ठीक, बिक्री तथा परिवर्तनशील लागत की सहायता से लाभ अनुपात ज्ञात करना, तो ये सभी जो कि इसके महत्व हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने
IMED के आपके शुरुआत के 3 लेसन जो कि कवर कर लिए हैं और टोटल 12 क्वेश्चन आपको जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन 12 में से जो कि है 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको पेपर में रखे ही मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज देख लेते हैं तो आप पास तो बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे, 100% आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपको एक अच्छे नंबर गेन करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर सभी वीडियो देखने होंगे, जिसके लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर की सभी लिंक दी गई हैं। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स जरूर से परचेज कर लें। आपके सभी नोट्स जो कि हैं पेड हैं और आपकी क्वेश्चन बैंक बुक्स सोल्ड आपके सॉल्व पेपर ये सभी फ्री आपको टेलीग्राम पर हमने दे दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स लेना है IMED के तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8738816305। इस पर आप व्हाट्सएप नंबर पर जो कि मैसेज कर सकते हो, वहीं पर हम आपको जो कि PDF दे देंगे। पर आपकी जो कि है नोट्स की कॉस्ट आपकी जो है वो है 49। और अगर आप पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के सभी नोट्स जो कि आप परचेज करते हैं तो वो आपको 150 में इस समय मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी चीज़ का लाभ मिल सके और वो लोग भी आसानी से पास हो सकें। और इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल भी निष्पक्ष कर रहे हैं, आपके पेपर होंगे और ऑफलाइन ही होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, किसी की भी बातों में ना आए। ऑनलाइन पेपर कहीं से भी नहीं होंगे, कोई भी संभावनाएं नहीं है। 20 तारीख से आपके पेपर होंगे, वो भी ऑफलाइन। ठीक है, तो अपनी तैयारी ज़बरदस्त करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।